और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंजॉय तो कर ही रहे होंगे घर में। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मेरी नहीं, पढ़ाई की। लेकिन ये वक्त है, जब अच्छा वक्त था वो गुज़र गया तो ये बुरा वक्त भी गुज़र जाएगा। चलिए, आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर आयोगों पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाए, तो आज एक छोटा सा वीडियो आयोग पर है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम अपनी यूपीपीएससी और एमपीपीएससी सीरीज़ को भी चलाते रहेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने सुना है, पढ़ा भी। आप बोलेंगे सर नया क्या बता दोगे? ज़रूर कुछ ना कुछ हम नया जानेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को अगर देखें तो इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसको हम मतदाता दिवस के रूप में भी याद रखते हैं, याद रखिएगा, इलेक्शन डे भी हम इसको बोलते हैं। पर्पस इसको लाने का क्या था? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन दी कंट्री, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी था? एक स्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था हो, यानी कि स्टेबल, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। और वो क्या बनी? हमारी चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। अब जरा हम इलेक्शन कमीशन के दूसरे पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को देखने के लिए 3 चीज़ों को समझना है। एक, इसका स्ट्रक्चर क्या था, कैसे बना, इसकी पावर्स क्या हैं, और मिसलेनियस फैक्ट्स। मिसलेनियस फैक्ट्स मैंने बहुत सारे और भी कई चीज़ों को देखा, तो मैंने देखा काफ़ी लोग मिसलेनियस फैक्ट्स पे ज़्यादा बल देते हैं, हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बल देंगे। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ आपको कि जो हमारा पहला आम चुनाव हुआ था वो 51-52 में हुआ था, जिसमें 17.3 करोड़ वोटर्स ने भाग लिया था। आज 90 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स हो चुके हैं, तो सोचिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा भार होगा। खैर, स्ट्रक्चर को देखें तो चुनाव आयोग का जिक्र संविधान के भाग 15 में है और चैप्टर 15, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324 से 329 तक। यहाँ पर 2 चीज़ों का और जिक्र करता चलूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसका जिक्र मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी किया था, इसमें भी चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है 1951। 2013 में इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। और परिसीमन आयोग, जब हम संसद पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम ज़रूर जिक्र करेंगे, आर्टिकल 82 में इसके बारे में है, ये भी हम देखेंगे। अब आर्टिकल 324 क्या कहता है कि देयर विल बी इलेक्शन कमीशन, एक चुनाव आयोग होगा, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अभी 23वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा जी, जो आईएएस हैं, और सुशील चंद्रा आईआरएस हैं इसके नीचे, और अशोक लवासा आईएएस हैं। यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखिएगा, जो हम कह सकते हैं कि संविधान में एक छोटा सा लूज पॉइंट भी है। चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है, और साथ में ये रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रिटायरमेंट के बाद गवर्नर भी बन सकते हैं या कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मतलब क्वालिफिकेशन नहीं दी है कि भाई ज़रूरी कि आप आईएएस ऑफिसर हो तभी निर्वाचन आयुक्त तो बन सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है ना, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब 1950 से 89 तक हुआ ये, जो चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, यानी इसमें 3 सदस्य नहीं होते थे, जो मैंने ऊपर बता दिया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था केवल। 1988 में हुआ ये कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कि 1989 में लागू हो गया पूरे भारत में, और इसके थ्रू वोटिंग एज बदल दी गई, मतदाता की आयु कम कर दी गई, 18 कर दी गई, 21 से 18 कर दिया गया। तो अब भारत में वोटर्स की संख्या बढ़ गई, और जब वोटर्स, नंबर्स ऑफ वोटर्स बढ़ेंगे तो इलेक्शन पर प्रेशर बढ़ेगा, कमीशन पर प्रेशर बढ़ेगा। तो राष्ट्रपति महोदय जी ने क्या किया, 16 अक्टूबर 1989 का ऐतिहासिक दिन, जब इस चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर कर दिया, यानी अब इसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, देन उसके नीचे 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये 1990 तक चलता रहा, लगभग 1.5-2 साल। लेकिन 1990 में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया। अक्टूबर 1993 में दोबारा परिवर्तन किए गए, और इसमें अब इसको 3 मेंबर के हिसाब से बना के वैसा ही पुरातन स्थिति में डाल दिया गया। तो अब कॉन्टिन्यू स्थिति क्या है हमारे यहाँ देखा जाए तो
एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये 93 का एरा मुझे याद है, ये TN सेशन का टाइम पीरियड था। बड़े तगड़े इलेक्शन कमिश्नर हुए, इन्होंने कहते हैं नेताओं को दिन में तारे दिखा दिए। बाद में जाकर ये KR नारायणन के विरुद्ध राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे। खैर, अब ये तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, याद रखिएगा, इनकी सैलरी सेम होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। टर्म पीरियड में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टर्म पीरियड बहुत ही सिंपल सा है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि अगर मान लीजिए मैं इलेक्शन कमिश्नर बनता हूँ 50 साल की एज में, तो मैं रिटायर होऊंगा 56 साल में, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल। अगर मान लीजिए मैं बन गया 63 की एज में इलेक्शन कमिश्नर, तो मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा 65 में। मतलब या तो 6 ईयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, सिंपल सी बात, जो पहले हो जाए। यहाँ पर आपस में इनमें मतभेद ना हो, इसलिए इनकी सैलरी याद रखिएगा सेम रखी गई है। तो जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तीनों में, तो ये तीनों आपस में मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं। मतलब याद रखिएगा, अगर ये 2 इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ हो गए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ नहीं कर सकता। तो तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय तीनों का अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बात तो मैंने बता दी कि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का भी जिक्र कर रहा हूँ, स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग का। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है अगर भारत का निर्वाचन आयोग इसके बारे में सिफारिश कर दे। टर्म पीरियड याद रखिएगा, इसका राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। यहाँ पर लोग गवर्नर टिक करके चले आते हैं। तो दोनों ही स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं और 324 में ही जिक्र है दोनों का, आर्टिकल अनुच्छेद 324 में। अब सैलरी के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग में जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैंने बताया तीनों की सैलरी सेम है। कहाँ जिक्र है उसका? कंसोलिडेट फंड ऑफ द इंडिया, आर्टिकल 266 जो दी गई है सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दूसरी अनुसूची में। जब हम वित्त आयोग को पढ़ेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी ओथ दी है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बाकी के लोगों की शपथ दी गई है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया। अब इनका रिमूवल देखते हैं। मैंने देखा कि अक्सर रिमूवल के बारे में जिक्र ही नहीं करता है कोई, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है थोड़ा सा ये। सबसे पहले तो रखिएगा इनको हटाने का तरीके का ग्राउंड हम अलग अलग करके देखते हैं। याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 ग्राउंड के बेसिस पे हटाया जा सकता है। क्या है वो? इनकम्पिटेंस एंड मिसबिहेवियर, अक्षमता, दुर्व्यवहार। अक्षमता मतलब इनकैपेबिलिटी, आप अपने पद को संभालने के अब लायक नहीं रहे। मिसबिहेवियर, आप अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थिति आ जाए। तो ये डिसाइड करती है सिर्फ और सिर्फ संसद, और उसी प्रोसेस से इनको हटाती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। और आपको तो पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोसेस लाइक इम्पीचमेंट जैसे हटाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब मैं आपको महाभियोग करवाऊंगा। आसानी से समझ लीजिए, अगर संसद चाहे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से 2/3 बहुमत पारित हो जाए तो राष्ट्रपति साइन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है। परंतु जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए ये प्रोसेस लागू नहीं होगा। इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटवा सकता है राष्ट्रपति को सिफारिश करवा के, अगर राष्ट्रपति सिफारिश कर दे तो याद रखिएगा। अब ये तो आपने रिमूवल देख लिया। अब हम इनके मेन फंक्शंस पे आते हैं, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। देखिए, 3 तरह के फंक्शन हैं चुनाव आयोग के, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी। प्रशासनिक कार्यों में है, एग्जाम्पल के तौर पे चुनाव से संबंधित कोई भी कार्य। एडवाइजरी में ये कभी भी एडवाइस देने का काम करते हैं कार्यपालिका को, यानी राष्ट्रपति को। जैसे मान लीजिए किसी सांसद को अगर हटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, संसद उसे हटा चुकी है, और अब लास्ट में ये जिक्र किया आर्टिकल 103 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103, अब राष्ट्रपति के पास वो मुद्दा गया कि भाई अब सांसद को हटाना है, साइन करना है आपको, तो राष्ट्रपति 103 के अंडर में चुनाव आयोग से सलाह मांग सकता है कि बताइए अब लास्ट डिसीजन में क्या लूँ। ये राष्ट्रपति की इच्छा है, वो सलाह माने चाहे ना माने। क्वासी जुडिशियल वर्क, अर्ध न्यायिक कार्य कहा जा सकता है। 2 बड़ी पार्टियों के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो चुनाव आयोग उस पर निर्णय दे सकता है। ये मामला कोर्ट में बाद में जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को, लेकिन फंक्शन को मैंने जो बताया उसको समझने के लिए हमको 326 आर्टिकल को समझना पड़ेगा। ये बात करता है हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आई होप सो 2019 में आपने इसका प्रयोग जरूर किया होगा।
अगर आप 18 साल के हैं तो मतदान कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। 1988 में मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई। हालांकि ये 1989 में लागू हुआ, लेकिन अमेंडमेंट 1988 में आया। तो आम चुनाव में अब आयु 18 वर्ष है। तो इसी के मद्देनज़र पूरे चुनाव आयोग के कार्य घूमते हैं। तो देख लेते हैं क्या कार्य करता है। अब जैसे अगर हम देखें, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक है विधायिका लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी न्यायपालिका। तो अगर हम लेजिस्लेटिव को देखें तो लेजिस्लेटिव 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यानी कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर संसद है, संसद में आपको पता है लोकसभा है और राज्यसभा है। तो लोकसभा की जितनी निर्वाचित सीटें हैं, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में, उस पर इलेक्शन कमीशन निर्वाचन करवाएगा। और जो राज्यसभा की जितनी इलेक्टेड सीटें हैं उस पर निर्वाचन करवाएगा इलेक्शन कमीशन। देन ऐसे ही विधानमंडल में, विधानसभा, विधान परिषद में भी जितनी भी निर्वाचित सीटें हैं उन पर चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन। सिंपल है। अब इसको अंडर आर्टिकल 324 के तहत भी देख लेते हैं। देखा जाए तो होलसम पैकेज में इलेक्शन कमीशन किस किस का चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का और विधानमंडल का। रेगुलेशंस अगर देखे जाएं, ये नियम बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये नियम क्या बना सकता है? जैसे अगर हम बोलें कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, या संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को कभी कभी सलाह दे देना, या वोटर आईडी बनाना, आपको पता होगा वोटर बैलेट सिस्टम को तैयार करना, ईवीएम मशीन तैयार करना, ये भी इसके कुछ कार्य होते हैं। मतलब ये एक अखिल भारतीय संस्था है, एक ऑल इंडिया लेवल की संस्था है जो केंद्र और राज्यों के लिए बराबर रूप से काम करती है। समझ में आ रही ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड मिसलेनियस फैक्ट। सबसे पहला मिसलेनियस फैक्ट है, भारत की इकलौती महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं वीएस रमा देवी। कौन रही हैं? वीएस रमा देवी। 21 से 18 एज कब किया गया? 1989 में वोटिंग के लिए। जो इंक यूज़ की जाती है इलेक्शन के लिए, आपके हाथ में इंक लगी होती है, मैं इसकी देखिए पिक आपको दिखाता हूँ ज़रूर। मैंने ये देखिए इस तरह की, ये जो इंक यूज़ की जाती है, याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंडेलिबल इंक। सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है इसमें, और इसको मैन्युफैक्चर करने का काम पूरे भारत में सिर्फ करता है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश, जो वर्ल्ड में भी सप्लाई करता है। ये बात याद रखिएगा। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन को संभालता है जिला स्तर पर। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी होती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की। और अगर पार्लियामेंट के भीतर इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट के भीतर भी कई चुनाव होते हैं, शायद आपको पता नहीं है, तो फिर उसका काम देखता है रिटर्निंग ऑफिसर। याद रखिएगा। यहाँ पर ईवीएम मशीन का भी मैंने जिक्र किया है। भारत में ईवीएम का प्रयोग करने वाला जो पहला राज्य था वो था केरल 1982 में। यहाँ पर पारूर एक जगह थी, वहाँ से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। 1988 में एमपी में 5 विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान में भी 5 और दिल्ली में भी 5 विधानसभा क्षेत्रों में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था। गोवा पहला राज्य था जिसने पूरी तरह इसको लागू किया 1999 में। देन 2004 से ईवीएम मशीन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, अब लागू हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको होलसम चीज़ें समझा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जरा हम, बच्चे कई दिनों से बात कर रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस भी हमें दीजिए, तो चलिए एक छोटा सा क्विज़ भी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक क्विज़ डाला हुआ है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग, तीनों के लिए संविधान में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। सही है भाई। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने, याद रखिएगा नगर निगम के चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो ये कथन तो गलत हो गया। अगला पढ़ लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित बंद किए गए हैं। यह अखिल भारतीय संस्था, अभी मैंने बताया है भाई, तो याद रखिएगा ये वाला सेंटेंस गलत है, आंसर होगा इसका बी। निर्वाचन आयोग में कुल कितने पदाधिकारी हैं? आपको आंसर पता है तो आगे बढ़ जाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, राष्ट्रपति। निम्न कथनों में कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, ये तो गलत हो गया। चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि मैंने उच्चतम न्यायालय बोला है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक, ये गलत हो गया। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, ये सही हुआ, तो डी आंसर हो गया इसका भाई, है ना। एक बार और देख लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, देख लेते हैं। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने से रद्द करना, नहीं, ये कार्य तो शायद नहीं है इसका। और डी, विधान परिषद के सदस्यों को नहीं हटाता, तो इसका आंसर होगा सी। देन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया, जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, तो इसमें तो आंसर पहले ही दे दिया है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, बी आंसर होगा। जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए होना चाहिए। देन, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर आधार पर हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर होगा, याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। यहाँ राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय टिक मत कीजिएगा। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? विधानसभा का तो होता है, उपराष्ट्रपति का भी होता है, राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत का नहीं होता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? उपयुक्त में कोई नहीं है, क्योंकि ना भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में है, क्वालिफिकेशंस की जो मैं बात करूं, ना 5 साल उच्च न्यायालय में वकालत का, ना 35 वर्ष, तो कोई नहीं आंसर होगा इसका। ये तीनों नहीं होंगे। इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी भाई सोचें सर पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं। इन विच ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन इन्फॉर्म्ड? आपको पता है, मैंने अभी बताया था, 1950। देन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन? 324 आर्टिकल, पता ही है। थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले आते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन सा गलत है? द बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ये तो सही है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ये भी सही है। दे हैव अ टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ, ये भी सही है। कंसेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर कमीशन हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1993। बिफोर दैट द कमीशन ओनली हैड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑल ऑफ द अबव, तो मेरे ख्याल से ये 4 वाला गलत है, क्योंकि कंसेप्ट तो पहले आ चुका था, मैंने आपको बताया था 89 में, तो इसका 4 गलत होगा। देन, हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? इसका आंसर आपको आंख बंद करके पार्लियामेंट मार देना है। इलेक्शन इन इंडिया कम अंडर द अमेंडमेंट, ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका आर्टिकल है 19th अमेंडमेंट। 19th अमेंडमेंट से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ सुधार किए गए। इन विच ईयर वॉज द वन ऑफ द अबोव नोटा बटन, नन ऑफ द अबोव कब से ईवीएम में लाया? तो इसको लाया गया है नोटा को 2013 से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ड्रॉज हिज हर सैलरी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, अभी बताया था मैंने आपको। और हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन है? सुकुमार सेन सबसे पहले थे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट।